गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका अपने यूट्यूब चैनल आरसी फिजिक्स क्लासेज में हार्दिक अभिनंदन है। देखिए, कल हमने इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर स्टार्ट किया था, आज उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो उसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो स्पेशल पॉइंट्स, यानी करंट से रिलेटेड हम कुछ स्पेशल पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो जो पहला पॉइंट है वो है कि जब कल आपने करंट की जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखो मैं क्यू को लिख रहा हूँ एन ई, यहाँ पे जो एन है वो है पूर्ण संख्या, जैसे 1 2 3 डैश डैश, और यहाँ पे जो ई है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखो आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर आपने तो कल कहा था कि आवेशों के प्रवाह की दर क्या होती है, विद्युत धारा, तो फिर यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन्स क्यों लिख रहे हो। जैसे यहाँ पे मैं n का मान लिखूंगा तो क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन, 2 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 3 रखूंगा तो क्या हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन, और आपने नीचे टाइम से इसको डिवाइड किया। इसका मतलब आप तो ये बोल रहे हो कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर भी क्या है, करंट। तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि आपने ऐसा क्यों बोला कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को भी हम करंट बोलते हैं। क्योंकि आप जानते हो जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो तीन होते हैं। कौन कौन से, पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन, और जो तीसरा होता है वो क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो आप कहोगे कि सर आपने बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह है वो क्या है, धारा। तो आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि प्रोटॉन्स का प्रवाह धारा है या न्यूट्रॉन्स का प्रवाह धारा है, अर्थात आपने इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह को ही धारा क्यों बोला। तो देखो, इसको समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एटम के बारे में बताता हूँ। वैसे मैंने आपको पीछे की क्लासों में एटम को डिटेल से समझाया, एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ कि जो एटम का जो सेंटर पार्ट होता है उसको बोला जाता है नाभिक। और आपको पता है नाभिक में दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, एक होता है प्रोटॉन और एक क्या होता है, न्यूट्रॉन। और इसके आयतन कोश में कौन घूमते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह धारा है, तो इलेक्ट्रॉन सी क्यों बोला। तो अब देखो जो नाभिक है वहां पे मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, न्यूक्लियर फोर्स, नाभिकीय बल। और जब मैंने नाभिकीय बल की विशेषताएं बताई थी तो उनमें एक विशेषता यह बताई थी कि जो नाभिकीय बल है वो यूनिवर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग बल है। क्या है, सबसे स्ट्रॉन्ग बल है। तो बताओ, जब ये सबसे स्ट्रॉन्ग बल है तो क्या आप नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फ्री करवा सकते हो, बिल्कुल नहीं करवा सकते, क्योंकि यह तो यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स है, इससे स्ट्रॉन्ग तो कोई फोर्स है ही नहीं। तो यहाँ आप बताओ, क्या नाभिक से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाहर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते। बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इतना मतलब जो बल लग रहा है, हालांकि बल तो लग रहा है लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन्स को तो आराम से फ्री करवा सकते हैं लेकिन हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फ्री नहीं करवा सकते। तो मैंने यहाँ पे ऐसा क्यों बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ही विद्युत धारा है, वो इसलिए बोला क्योंकि एटम में जो नाभिक होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, और जो नाभिक होता है उसमें यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जिसके कारण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को फ्री करवाना संभव नहीं है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन को तो फ्री करवा सकते हैं। इसलिए मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह क्या कहलाता है, विद्युत धारा। अब देखिए दूसरा जो पॉइंट बोला, यहाँ पे मैंने बोला कि जो n की वैल्यू है वो होती है 1 2 3। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये 1 2 3 क्यों हुआ, क्यों, क्योंकि आपने देखो कभी भी ऐसा पढ़ा हो तो कि इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर होता है, कि जैसे ये कोई बॉडी है, इससे इलेक्ट्रॉन्स को आपको दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर करवाना है, यानी स्थानांतरण करवाना है। तो आप स्थानांतरण करवाते हो तो क्या बोलते हो कि जैसे इससे एक इलेक्ट्रॉन चला गया या दो इलेक्ट्रॉन चले गए। कभी आपने ऐसा बोला है कि कोई बॉडी अपने में से आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है या 2.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रही है, कभी नहीं सुना। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हमेशा क्या होगा, पूर्ण संख्या के रूप में होगा, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो जनरल एग्जांपल से कि सपोज दैट आप मार्केट में किसी शॉप पे गए और वहां पे आपने बोला कि मुझे एक पेन चाहिए, तो दुकानदार ने आपको एक पेन दे दिया। अब अगर आपको एक पेन और चाहिए तो आप क्या बोलोगे कि भाई 2 पेन चाहिए। आप कभी दुकान पे जाके ऐसे बोले हो कि भाई साहब मुझे आप है ना 1.5 पेन दीजिए या 2.5 पेन दीजिए। उसी प्रकार जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो हमेशा इंटीजर नंबर में होता है, जैसे 1 2 3 4 5, यानी इलेक्ट्रॉन्स या तो एक ट्रांसफर होगा या 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं या क्या हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। इसलिए यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला लिखा वो क्या लिखा कि Ne अपॉन टी, n मतलब इंटीजर नंबर 1 2 3 4, E मतलब इलेक्ट्रॉन्स, और T यहाँ पे क्या है, टाइम। तो मैं समझा चुका हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह क्यों हुआ, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को तो न्यूक्लियस से फ्री करना संभव नहीं है। और n इंटीजर नंबर क्यों लिखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हमेशा पूर्ण संख्याओं के रूप में होता है, जैसे 1 2 3 4 5। आगे बढ़िए। अब देखिए आपने इक्वेशन क्या लिखा, Ne अपॉन टी।
अब यदि मैं t का मान 1 सेकंड पुट कर दूं तो बताओ यहाँ I बराबर क्या आ जाएगा, NE/1। यहाँ से I का मान क्या आ जाएगा, NE। तो यहां से देखो करंट की एक और नई डेफिनेशन मिल गई। क्या मिल गई कि 1 सेकंड में किसी चालक में प्रवाहित होने वाले कुल इलेक्ट्रॉन्स की संख्या विद्युत धारा कहलाती है। यहाँ पे आपने टाइम का मान 1 रखा तो आपने क्या बोल दिया कि 1 सेकंड में किसी चालक में प्रवाहित होने वाले कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है, विद्युत धारा। ये था पहला स्पेशल पॉइंट। अब हम बात करते हैं दूसरे स्पेशल पॉइंट की। यहां हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। हिंदी में इसको बोला जाता है मात्रक एवं विमा। तो अब देखो पहले हम मात्रक की बात करते हैं। तो आपने कल करंट की डेफिनेशन क्या दी, Q/T। अब Q यहाँ पे क्या होता है, आवेश, और T यहाँ पे क्या है, समय। जो आवेश का मात्रक होता है वो होता है कूलाम, और जो समय का मात्रक होता है वो क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम पर सेकंड, और इसी को क्या बोला जाता है, एम्पियर। तो कभी कभार एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक बताइए। तो एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। अब अगर मैं पूछूं कि विमा बताओ क्या होगी, तो जो करंट है वो क्या है, मूल राशि है। तो जो इसकी विमा हो जाएगी वो जाएगी M0 L0 T0 A1। तो ये क्या हो गया, मात्रक तो क्या हो गया एम्पियर, और विमा क्या हो गई M0 L0 T0 A1। अब देखिए इसका थर्ड पॉइंट में हम बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन मतलब दिशा। तो देखो दिशा के लिए 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट, जो धारा की दिशा होती है वो मानी जाती है इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत। क्या मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत। देखो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं कि ये मान लो कोई कंडक्टर है और इसको आपने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ये सिरा प्लस है बैटरी का, ये सिरा क्या है माइनस। ये क्या है, कोई कंडक्टर। अब आपको पता है कोई कंडक्टर है तो इसमें बहुत सारे क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन एंड पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, और ये देखो बैटरी का कौन सा सिरा है, पॉजिटिव चार्ज। तो बताओ इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये सभी इलेक्ट्रॉन इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन किधर आने की कोशिश करेंगे, इस डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। लेकिन मैंने आपको क्या बताया है कि जो धारा की दिशा होती है वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ। तो बताओ क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत। तो बताओ करंट की डायरेक्शन किधर होनी चाहिए, ऊपर की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, कुछ इस प्रकार होगी। तो जो करंट की डायरेक्शन मानी जाती है वो क्या मानी जाती है, इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत। और एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये जैसे आप किसी भी बुक में पढ़ोगे ना, तो करंट की डायरेक्शन को बोला जाता है कि कन्वेंशनली दी गई। और कन्वेंशनली का मतलब होता है कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इसको डिसाइड किया था कि करंट की डायरेक्शन हमें हमेशा क्या माननी है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत। अगर वो ये डिसाइड करते कि आपको इलेक्ट्रॉन के अनुदिश मानना है तो आप इलेक्ट्रॉन के अनुदिश मानते, बट उन्होंने पहले ही डिसाइड कर दिया कि आपको जो करंट की डायरेक्शन है वो हमेशा क्या माननी है, इलेक्ट्रॉन के विपरीत। अब देखो दूसरा इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है कि बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। देखो ये एक कंडक्टर है, ये एक बैटरी है, ये इसका प्लस सिरा, ये इसका माइनस सिरा। तो मैंने क्या बोला कि बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल। देखो धन टर्मिनल कौन सा है, ये, और ऋण टर्मिनल कौन सा है, ये। तो क्या बोला कि धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल। तो मतलब करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, ऊपर की तरफ। यहाँ पे भी आप देख लो करंट की डायरेक्शन किधर है, ऊपर की तरफ। तो करंट की डायरेक्शन में आप ये भी बोल सकते हो कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत मानी जाती है, या क्या मानी जाती है, बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर। अब देखिए एक क्वेश्चन
कि विद्युत धारा अदिश राशि है या सदिश राशि, कारण सहित बताइए। तो अब देखिए, अभी अभी मैंने क्या पढ़ा कि करंट की डायरेक्शन मैंने बताई थी, क्या बताई थी कि बैटरी के धन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर, और या क्या बताई थी, इलेक्ट्रॉन्स के विपरीत। अब आप कहोगे, और आप जानते हो करंट जैसे 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो यहां आप सोचोगे कि देखो करंट का मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, जो संख्या होती है वो किसको शो करती है, मैग्नीट्यूड को, और जो डायरेक्शन, वो जो यहाँ पे आपको देखो डायरेक्शन भी दिख रही है। तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि सर करंट तो सदिश राशि है, क्यों है, क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड भी है और उसके पास क्या है, डायरेक्शन भी। और आपने 11th क्लास में सदिश की डेफिनेशन भी यही पढ़ी होगी। सदिश राशि की डेफिनेशन क्या पढ़ी कि वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ कौन हो, दिशा, अगर ये दो हो जाए तो आप उसको क्या बोल देते हो, सदिश राशि। बट आपके मन में यहाँ सवाल आना चाहिए कि सर डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है, यानी परिमाण भी है, इसका मतलब राशि कैसी होनी चाहिए, सदिश। लेकिन जो विद्युत धारा होती है वो कैसी राशि होती है, अदिश राशि। अब बहुत से बच्चों के मन में सवाल आ रहा है कि सर जब परिमाण है और दिशा है फिर भी ये अदिश राशि क्यों है, क्योंकि देखो सदिश की जो ये डेफिनेशन है ना, ये अधूरी डेफिनेशन है। केवल परिमाण और दिशा अगर किसी राशि के पास है तो वो सदिश नहीं होती। इसके अलावा एक चीज और होती है सदिश के लिए, वो होता है सदिश योग के नियम। क्या होते हैं, सदिश योग के नियम। तो कोई भी जो सदिश राशि होती है वो तब सदिश कहलाती है जब उसके पास परिमाण हो, दिशा हो और क्या हो, वो सदिश योग के नियमों का क्या करती हो, पालन करती हो। अब आप कहोगे कि सर इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। आपने बिल्कुल सही सोचा, विद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए ये कौन सी राशि है, अदिश राशि। अब आप कहोगे कि सर बताइए कैसे नहीं करती, तो देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि यहां से आपके पास करंट आ रहा है 1 एम्पियर, यहां से आपके पास करंट आ रहा है 2 एम्पियर, दो अलग अलग वायर ले रखे हैं आपने, एक वायर में 1 एम्पियर करंट आ रहा है, दूसरे वायर में 2 एम्पियर करंट आ रहा है। मैं पूछूं कि बताओ इस वायर में कितना करंट आ रहा है, तो आप बिना सोचे समझे क्या बोल दोगे कि सर इससे 1 आ रहा है और इससे 2 एम्पियर करंट आ रहा है, तो इसमें कितना करंट आ जाएगा, 3 एम्पियर। क्या आपने मुझे, जब मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा तो क्या आपने मुझे ये पूछा कि सर ये बताए कि ये एंगल कितना है, पूछा? अगर आपको मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल लूं, यहाँ पे मैं बोल दूं कि 3 एम्पियर करंट आ रहा है, यहाँ पे 5 एम्पियर आ रहा है, तो बताओ कितना करंट इस वायर से फ्लो होगा। तो आप देखोगे कि इस वायर से आ रहा है 3, इससे आ रहा है 5, तो कितना हो गया, 8 एम्पियर हो गया। लेकिन यहाँ पे भी आपने मुझे ये नहीं पूछा कि बताइए सर थीटा कितना होता है। लेकिन अगर विद्युत धारा सदिश राशि होती तो आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन यही बनता कि सर बताइए ये थीटा कितना है। क्यों? क्योंकि आपने वहां पे पढ़ा है कि अगर ये वेक्टर ए हो, ये वेक्टर बी हो, तो इनका जो परिणामी होता है आर, उसका फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो अगर ये सदिश राशि होती तो यहाँ पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो भी रूट में। और सबसे पहला क्वेश्चन आप यही पूछते कि सर बताइए थीटा कितना है। लेकिन यहाँ पे आपने थीटा नहीं पूछा, आपने सीधा ही बता दिया कि इस वायर से 1 आ रहा है, इससे 2 आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 3 एम्पियर। इसी प्रकार यहाँ पे इस वायर से 3 आ रहा है, इससे 5 आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 8 एम्पियर। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि विद्युत धारा अदिश राशि है या सदिश राशि, तो आप क्या बताओगे कि विद्युत धारा अदिश राशि है। पूछा जाए क्यों अदिश राशि है, तो उसका रीजन क्या है कि विद्युत धारा सदिश योग के नियमों का पालन नहीं करती। अब देखिए छोटा सा नोट कि जो विद्युत धारा होती है वो चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। मैं अभी अभी आपको समझा चुका हूं, चालकों में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होती है। और जो अर्धचालक होते हैं उनमें जो विद्युत धारा होती है वो 2 कारणों से होती है। वहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होते हैं और एक होता है होल। जब हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझाएंगे कि ये होल क्या होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सेमीकंडक्टर में, कि होल क्या होते हैं। तो जो चालकों में जो धारा प्रवाहित होती है वो तो किसके कारण होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण। और जो अर्धचालकों में होती है वो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉन और होल्स के कारण। और एक और होता है विद्युत अपघट्य, उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वो धनायन और ऋणायन दोनों के कारण ही होती है।
तो क्या बोला कि जो चालकों में धारा है वो तो होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, अर्धचालकों में क्या होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों और होल्स के कारण, और जो विद्युत अपघट्य है उनमें धारा किसके कारण होगी, ऋणायन व ऋणायन। नेक्स्ट टॉपिक है देखिए धारा घनत्व। तो देखिए धारा घनत्व कहां से आया, क्यों आया। तो मैं आपको एक कंडक्टर देता हूं कि या आपके पास कोई एक कंडक्टर है और मैंने बोल दिया कि इससे 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कितना एम्पियर करंट जा रहा है इससे, 10 एम्पियर। अब मैं आपको 3 पॉइंट देता हूं, जैसे एक पॉइंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसको आपने ए बोल दिया, इसको बी बोल दिया, इसको आपने क्या बोल दिया, सी बोल दिया। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि बताइए क्या ए पॉइंट से और बी पॉइंट से और सी पॉइंट से 10 एम्पियर ही करंट फ्लो हो रहा है या कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। मैंने क्या क्वेश्चन पूछा, पहले तो मैंने बताया क्या कि आपके पास एक कंडक्टर है उसमें 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। फिर मैंने पूछा कि उसमें आपने 3 पॉइंट ले लिए, एक पॉइंट ए ले लिया, एक पॉइंट बी ले लिया और एक पॉइंट सी ले लिया, और मैंने पूछा कि क्या इन सबसे 10 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो देखो देखा ये गया कि ए जो पॉइंट है उससे कुछ अलग करंट फ्लो हो रहा है, बी है उससे कुछ अलग करंट फ्लो हो रहा है, और सी है वो उससे कुछ अलग करंट फ्लो हो रहा है। इसका मतलब जो करंट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, क्रॉस सेक्शन पे। 10 एम्पियर है, कल मैंने बताया था कि ये जो पोर्शन है वो क्या कहलाता है, क्रॉस सेक्शन। हिंदी में इसको बोला जाता है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। तो देखो ये जो 10 एम्पियर है वो तो इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से प्रवाहित हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कुछ अलग है, इस पॉइंट का अलग है, इस पॉइंट का अलग है। इसका मतलब करंट किस पे डिपेंड करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। और यहीं से क्या आया, धारा घनत्व का कॉन्सेप्ट आया। तो धारा घनत्व की डेफिनेशन क्या होती है कि किसी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से, किसी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से अभिलंबवत प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। और इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, J से। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, J = I/A। या अगर मैं इसको थोड़ा सा डिटेल से समझाना चाहूं तो मैं 2-3 टॉपिकों से रिलेट करता हूं। जैसे ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला आपने अगर 11th क्लास में पढ़ा हो तो वो होता है ऊर्जा अपॉन आयतन। अगर मैं आवेश घनत्व का आपसे फॉर्मूला पूछूं तो वो होता है आवेश बट्टा आयतन। अब आप कहोगे जब धारा घनत्व आएगा तो आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि फॉर्मूला क्या होना चाहिए, धारा बटा आयतन। तो पहला सवाल तो यही आएगा आपके दिमाग में कि सर जब आवेश घनत्व में आवेश बटा आयतन आ रहा है, ऊर्जा घनत्व में ऊर्जा बटा आयतन आ रहा है, तो फिर धारा घनत्व में धारा बटा आयतन क्यों नहीं आया, यहाँ पे I/A मतलब धारा अपॉन क्षेत्रफल क्यों आया। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जब भी आप किसी कंडक्टर को जो चार्ज देते हो यानी इलेक्ट्रॉन्स देते हो, वो हमेशा क्या होते हैं, उसकी सरफेस पे ही रहते हैं, उसके अंदर प्रवेश नहीं करते। यानी किसी भी कंडक्टर को दिया गया चार्ज क्या आ जाता है, उसकी सरफेस पे, वो उसके अंदर नहीं जाता। इसलिए हमने यहाँ पे वॉल्यूम ना लेके क्या लिया, एरिया। तो धारा घनत्व होता क्या है कि किसी भी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से जो प्रवाहित होने वाली धारा होती है वो क्या कहलाती है, धारा घनत्व। अब जैसे मैंने यहाँ पे एक एरिया ले लिया और मैंने बोल दिया कि इससे I करंट फ्लो हो रहा है, तो जो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्षेत्रफल सदिश जो एरिया वेक्टर बोला जाता है इसको इंग्लिश में एरिया वेक्टर, और जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो देखो यहाँ पे आपने सरफेस कैसे ले रखी है, ऐसे। तो मैंने क्या बोला, एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। परपेंडिकुलर का मतलब अभिलंबवत या लंबवत। तो देखो इस डायरेक्शन में क्या जाएगा, एरिया वेक्टर। तो क्या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ऐसे लिखी जा सकती है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, जो आपकी प्लेन सरफेस है उसके अभिलंबवत। आपने अगर सरफेस इस प्रकार ले रखी है तो एरिया इस प्रकार हो जाएगा। अगर यही सरफेस में ऐसे लेता तो एरिया क्या हो जाता, इस प्रकार। यानी एरिया हमेशा क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहां से मैं अगर J, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, J = I/A। मैं थोड़ा सा और रिपीट कर दूं कि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है, सरफेस के लंबवत। अगर सरफेस कुछ इस प्रकार होती तो एरिया वेक्टर क्या हो जाता है, इसके परपेंडिकुलर जेड एक्सिस में। अगर इस प्रकार होती तो क्या हो जाता, इस डायरेक्शन में। तो अब अगर मैं थोड़ा सा एरिया को चेंज कर दूं कि इस प्रकार मैंने एरिया ले लिया और करंट को इसी डायरेक्शन में रखा,
तो मैंने क्या कहा था, एरिया वेक्टर हमेशा क्या होता है, सरफेस के लंबवत होता है। तो यहाँ देखो सरफेस इस प्रकार थी तो एरिया क्या था, लंबवत। अब देखो सरफेस को आपने चेंज कर दिया, कुछ इस प्रकार कर दिया, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर बताओ, कुछ ये नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखो ये करंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो क्या यहाँ पे भी यही फॉर्मूला आएगा कि I/A, या कुछ अलग आएगा? देखो ये फॉर्मूला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं समझाता हूँ। पहले तो आपको मैं किसी वेक्टर के घटक करना सिखाता हूँ। जैसे सपोज दैट ये कोई वेक्टर है A, तो जिसके साथ ये जिस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है उस एक्सिस के साथ इसका कोस आता है, तो कोस थीटा, और किस वेक्टर के घटक कर रहे हो, A के, तो क्या आ जाएगा, A कोस थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर घटक होता है वो होता है A साइन थीटा। अब मुझे बताओ कि ये जो एरिया है वो इस एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में तो क्या आना चाहिए, A कोस थीटा, और इसका जो परपेंडिकुलर घटक है वो क्या आना चाहिए, A साइन थीटा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप A तो हम नहीं लिख सकते, या तो हम लिख सकते हैं A कोस थीटा, या क्या लिख सकते हैं, A साइन थीटा। तो आप कौन सा लिखोगे, A कोस थीटा लिखोगे या लिखोगे A साइन थीटा? तो देखो आपको वो घटक देखना जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो बताओ करंट किस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में। तो बताओ इस डायरेक्शन में A कोस थीटा आ रहा है या A साइन थीटा, A साइन थीटा। तो देखो इसके परपेंडिकुलर है, करंट की डायरेक्शन में कौन है, A कोस थीटा। तो यहाँ जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, A कोस थीटा। तो यहाँ से J का मान क्या आ गया, I/A कोस थीटा। यहाँ से अगर मैं I निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, JA कोस थीटा। तो मुझे ये बताओ क्या I को J डॉट A लिखा जा सकता है, यस और नो, लिखा जा सकता है। क्यों लिखा जा सकता है, क्योंकि जो A डॉट B का फॉर्मूला होता है वो होता है AB कोस थीटा। तो मुझे बताओ अगर यहाँ पे J डॉट A होता तो क्या JA कोस थीटा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ से I का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, J डॉट A आ जाएगा। अब देखो एक छोटा सा पोर्शन और बच गया इसका, कि अगर आपको कोई छोटा सा एरिया दे दिया जाए, जैसे सपोज दैट ये एरिया है DA, इससे अगर करंट की वैल्यू पूछी जाए तो इस फॉर्मूले से देखो I बराबर क्या हो जाएगा, J डॉट DA। अब आप कहोगे कि सर तो यहाँ जो करंट होगा वो भी क्या होगा, DI, क्योंकि आप एक छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हो। जब आप छोटे से एलिमेंट की बात करते हो तो आपको करंट भी क्या लेना पड़ता है, छोटा। तो यहाँ पे आपने लिख दिया DI, D जहां पे भी आ जाए इसका मतलब आप किसी छोटे से एलिमेंट की बात कर रहे हो। अब आप कहोगे कि सर J क्यों नहीं बदला या DJ क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि J कांस्टेंट होता है, वो पूरे कंडक्टर के लिए क्या रहता है, सेम। तो यहाँ से DI क्या आ गया, J डॉट DA। अब अगर मैं इस पूरे पोर्शन का निकालना चाहूं तो आप इसका क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। तो यहां से I क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ DI इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ J डॉट DA। ये होता है करंट का फॉर्मूला धारा घनत्व के पदों में। अब एक और छोटा सा टॉपिक कि इसकी यूनिट और डायमेंशन क्या होगी। तो यूनिट और डायमेंशन यानी मात्रक एवं विमा। तो देखो आपने J का फॉर्मूला क्या पढ़ा है, I/A। I क्या है, धारा, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर। A क्या है, एरिया, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब अगर मैं विमा पूछूं तो देखो क्या है, J बराबर I/A। I की विमा आप जानते हो क्या होती है, M0 L0 T0 A1, और एरिया की विमा क्या होती है, L2। तो यहां से क्या आ जाएगा, M0 L-2 T0 A1। ये क्या आ गई, ये आ गई धारा घनत्व की विमा। और एक और की धारा घनत्व सदिश है या अदिश है। तो जो धारा घनत्व होता है वो होती है सदिश भौतिक राशि। तो फिर सवाल कि सर इसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, J बराबर I/A। तो जो J वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होगी, I वेक्टर के अनुदिश होगी। तो ये है धारा घनत्व। और आपके जो नोट्स है वो आपको PDF में मिल जाएंगे। और आपको अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।